नमस्कार। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से रिलेटेड। यानी कि इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्पेशल एबिलिटी वाले चाइल्ड होते हैं, जिसमें विकलांगता भी हो सकती है, प्रतिभाशाली भी हो सकती है, यानी कि सभी प्रकार की कैटेगरी के बालक जो सामान्य एवरेज स्टूडेंट से या तो बिलो होते हैं या फिर अप होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन बच्चों में ये जो विशेष आवश्यकता विशेष कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इनमें किन किन को शामिल किया जाता है। तो वे सभी बच्चे जो शारीरिक यानी कि उनका शरीर विकासात्मक यानी कि विकास की दृष्टि से और व्यवहारिक रूप से यानी कि उनका व्यवहार किस प्रकार का है समाज के साथ, परिवार के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ, और उसके साथ साथ भावनात्मक स्थिरता यानी कि भावनात्मक रूप से उनका जो भावनात्मक विकास है, अपने संवेग, अपनी इच्छाएं, अपने विचार किस प्रकार लोगों के सामने रख रहे हैं, इन सभी में अधिक आवश्यकता रहती है। यानी कि अपने ये सभी व्यवहार करने के लिए उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। यानी कि अपना शारीरिक रूप से अगर कोई काम करना है तो भी किसी न किसी की हमें मदद लेनी पड़ेगी, विकासात्मक रूप से भी मदद लेनी पड़ेगी, भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी मदद लेनी पड़ेगी। यानी कि विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। इन सभी जरूरतों की जल्दी से जल्दी पहचान करना, यानी कि ऐसे जो बालक है इनमें अगर किसी न किसी प्रकार की कोई कमी है, अब वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है, उन सभी अगर इस एबिलिटी का हम जल्दी से जल्दी पता लगाएं और अगर उनका उपचार करेंगे यानी कि उनका निदान करके उपचार करेंगे तो हम ऐसे बच्चों को जल्दी ही ठीक कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उनका समग्र विकास किया जा सकता है। यानी कि ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका समग्र विकास किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके टाइप्स दिए हुए हैं, यानी कि इस प्रकार के बच्चे में किन किन को शामिल किया गया, कौन कौन सी कैटेगरी होती है और फिर उनको किस प्रकार से हम पहचान करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा के बारे में, यानी कि वे सभी बच्चे यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उस तरफ इशारा करते हैं, उनको संदर्भित करते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं होती है। विकलांगता का मतलब होता है डिसेबिलिटी, यानी कि जो नॉर्मल एक एवरेज बालक होता है जो बोल सकता है, चल सकता है, सभी प्रकार की गतिविधियां स्वयं कर सकता है, लेकिन विकलांगता इस प्रकार की होती है कि अब वो बच्चा खुद के कार्य करने के लिए, अपने दैनिक कार्य करने के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वह होती है विकलांगता जिनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। यानी कि उनके दैनिक कार्य करने के लिए भी, अपने जो डेली रूटीन के काम है वो सभी करने के लिए वो किसी न किसी पे निर्भर रहेगा, दूसरों की आवश्यकताओं की उसे मदद चाहिए होगी। ठीक है, उनकी सहायता चाहिए होगी और उनकी सेवाओं की आवश्यकता रहती है। ये जरूरतें अस्थायी भी हो सकती है, यानी कि अस्थायी या आजीवन हो सकती है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अगर मान लो वो जन्म के समय से कुछ ना कुछ उनमें विकलांगता है, यानी कि वो जन्म के समय से उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो ये ऐसी कुछ गतिविधियां जन्म के समय हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसी गतिविधियां, ऐसी स्थिति जन्म के समय से अगर उसमें प्रेजेंट है तो उस बालक को, वह बच्चा जो है आजीवन यानी कि उसकी पूरी लाइफ वो किसी ना किसी पे डिपेंड रहेगा। यानी कि ये जरूरतें आजीवन हो सकती है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या फिर कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जन्म के बाद कुछ घटनाएं हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गई या फिर किसी भी प्रकार की कोई हानि होगी, किसी घटना की वजह से उसके शरीर में विकलांगता आ गई, मान लो एक्सीडेंट में तो हाथ कट गए, पैर कट गया, तो ये विकलांगता जन्म के समय नहीं थी, जन्म के बाद आई है या फिर कुछ समय बाद ठीक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जरूरतें अस्थायी भी हो सकती है। यानी कि अगर बालक किसी पे डिपेंडेंट है, अपने दैनिक कार्य को, दैनिक जीवन की सभी सेवाओं को करने के लिए अगर दूसरों की उसे आवश्यकता हो रही है तो हो सकता है कि अस्थायी भी हो सकते हैं, कुछ समय के लिए टेम्पररी भी हो सकती है। मान लो किसी बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो वो कुछ समय के लिए अपने सभी कार्यों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन कुछ समय जब उसकी ये विकलांगता खत्म हो जाएगी तो खत्म होने के बाद उसका आजीवन उन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो विशेष आवश्यकता होती है वो समय के अनुसार बदल भी सकती है, यानी कि अस्थायी भी होती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी भी होती है और आजीवन भी रह सकती है। और ये जो विकलांगता है बच्चे के विकास और जो उनके कामकाज के विभिन्न पहलू होते हैं उनको प्रभावित करती है। यानी कि अगर किसी बच्चे में विकलांगता है तो उसके काम करने का तरीका प्रभावित होगा। अगर वो जैसे एक नॉर्मल इंसान कार्य करता है, मान लो एक विकलांग बालक है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है, ठीक है, वो चल नहीं पाता है,
तो ऐसी स्थिति में जो एक सामान्य बालक होगा जो ये सभी प्रकार की गतिविधियां करता है, स्वयं करता है, तो उसके कंपैरिजन में जो ये विकलांग बालक है उसके कामकाज प्रभावित होंगे। उसे अपने काम करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, उठने में, बैठने में, चलने में, किसी वस्तु को पकड़ने में किसी ना किसी की आवश्यकता रहेगी। यानी कि उसका जो दैनिक का कामकाज है, उसके सभी कार्य है वो प्रभावित होंगे किसी ना किसी प्रकार के। हो सकता है कि ज्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट उसके काम करने में आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार की जो कैटेगरी के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को हम लोग कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। फिर हम आगे देखते हैं इसमें इसके प्रकार कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से बालक को हम इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। जिसमें सबसे पहला है शारीरिक विकलांगता, यानी कि ऐसे विकलांग बच्चे, ऐसी आवश्यकता वाले बच्चे जो शरीर से डिसेबल है, यानी कि उनका शरीर इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है कि जिसमें वो शारीरिक रूप से काम नहीं कर पाते। ऐसे बालक में जैसे सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, स्पाइना बिफिडा हो सकता है। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें उनका शरीर किसी न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। हो सकता है वो मानसिक रूप से उनका माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, शरीर में कोई विकलांगता आ गई, शरीर में विकृति आ गई, यानी कि शरीर से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटी होगी, अक्षमता होगी, वो सभी शारीरिक विकलांगता में हम लोग इसे इंक्लूड करते हैं। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके गतिशीलता संबंधी समस्या आती है, यानी कि हमारा शरीर गति करने में मदद करता है, यानी कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा हम लोग मूव करते हैं, चलने में यूज लेते हैं, किसी चीज को पकड़ने में यूज लेते हैं, देखने में यूज करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो विकलांगता आ सकती है हम लोग कह सकते हैं शरीर से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई बच्चा शरीर से डिसेबल है, यानी कि उसमें शारीरिक विकलांगता है, तो ऐसा जो बच्चा होगा वो शायद उसकी गतिशीलता में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी, उसके मोटर कौशल में हानि होगी। मोटर कौशल का मतलब है हाथ पैरों का यूज करना, किसी भी चीज को पकड़ने में, उठाने में, खींचने में, चलने में, ये सारे मोटर डेवलपमेंट होते हैं, मोटर स्किल्स होती है, यानी कि किस प्रकार से हम चीजों को पकड़ते हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बालक शारीरिक रूप से कमजोर है, वो शारीरिक रूप से कमजोर है, इसका अर्थ है कि वो अपने शरीर की सामान्य क्रियाएं नहीं कर पा रहा, तो वो सारी गतिविधि भी नहीं कर पाएगा, यानी कि वह मोटर कौशल रूप से हानि हो गई। और सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका शरीर कार्य नहीं कर पा रहा सामान्य रूप से, तो उसे कार्य करने के लिए, जो दैनिक के काम करने के लिए किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होगी। मान लो कोई बालक है, बोल नहीं पाता, मान लो सुन नहीं पाता, यानी कि शरीर से हम सुनते किससे, कान से, कान शरीर का अंग है, यानी कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक विकलांगता है उसमें, यानी कि अगर वो सुन नहीं पाते तो सुनने के लिए उसे किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, सुनने की मशीन का उपयोग करेगा, यानी कि उसे अपने दैनिक कार्य को करने के लिए एक विशेष उपकरण यानी कि सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती। कोई बालक चल नहीं पाता, चलने में असमर्थ है, तो व्हील चेयर का उपयोग करेगा, तो व्हील चेयर उसके सहायक उपकरण है, यानी कि दैनिक कार्य करने के लिए उसका सहायक उपकरण कौन हो गया, व्हील चेयर। तो यानी कि वे सभी विकलांगता जो शरीर से संबंधित होती है, जिसमें गतिशीलता में प्रॉब्लम आएगी, दैनिक कार्य करने में प्रॉब्लम आएगी और सहायक उपकरणों की आवश्यकता रहेगी, जैसे कि व्हील चेयर। दूसरी विकलांगता है विकास असमर्थता। विकास असमर्थता का मतलब है कि उसका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाना। अब ये जो विकास है सभी क्षेत्रों में हो सकता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, बौद्धिक विकलांगता। विकासात्मक का मतलब है कि विकास के सभी क्षेत्र, विकास में कई तरीके के क्षेत्र पढ़ते हैं, शारीरिक भी पढ़ते हैं, मानसिक भी पढ़ते हैं, बौद्धिक भी पढ़ते हैं, यानी कि जब बालक का विकास हो रहा होता है। अब ये जो विकास है जन्म के पहले हो रहा है या फिर जन्म के बाद हो रहा है, मोस्टली हम लोग ये पढ़ते हैं जन्म के पूर्व में। ऐसे बच्चों का जब जन्म होता है वो पहले से इस स्थिति के साथ जन्म लेते हैं, ऐसे डिजीज के साथ। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जन्म से पहले की बीमारी, यानी कि जब बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो उस समय माता पिता से भी भ्रूण आएंगे, यानी कि माता पिता से क्रोमोसोम आएंगे, माता से आएंगे, पिता से आएंगे, फिर फ्यूजन होगा। इस प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण होता है। उस समय जो गुणसूत्र आते हैं माता पिता से, जो गुणसूत्र हम लोग पढ़ते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनमें कमी हो जाती है, यानी कि हो सकता है कि विकास के समय एक गुणसूत्र कम आया, एक ज्यादा हो गया। तो ये जो है इसमें बच्चे ने कुछ नहीं किया, आसपास का जो पर्यावरण है उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये जो विकास हो रहा है जन्म से पहले हो रहा है। यानी कि इसमें जो लिंग निर्धारण के समय गुणसूत्रों की कमी हो गई, ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से बालक में हो सकता है कुछ परिवर्तन आ गए। अब जो डाउन सिंड्रोम का बालक होता है, ऐसा बच्चा जो है वो मानसिक रूप से कमजोर होता है, वो ज्यादा बात नहीं कर पाता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ज्यादा देर उम्र तक
जी भी नहीं पाते, उनका जीवन भी नहीं रहता है ज्यादा टाइम तक। तो ये जो मानसिक विकास होता है इसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें डिसऑर्डर आ जाती है, अक्षमता आ जाती है। हो सकता है कुछ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है, कम हो जाएंगे तो भी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे बच्चे विलंबित विकासात्मक के पत्थर होते हैं। इसका मतलब होता है कि उनका जो विकास है वो देरी से होता है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है, हो सकता है कि 2-3 महीने तक मुंह से आवाजें निकालना शुरू करता है, एक एक वर्ड बोलना सीखता है, होलोफ्रेस्टिक उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे जो बालक होते हैं जो मानसिक या फिर बौद्धिक, जिनमें उनका माइंड यूज हो रहा है, शरीर का या फिर मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें परिवर्तन लेट होता है, यानी कि विकास लेट होता है। देर से बोलना सीखते हैं, चलना देरी से सीखते हैं, प्रॉपर चल नहीं पाते हैं। तो ऐसी सारी गतिविधियां होती है। वो समाज के साथ संपर्क करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समाज से या फिर परिवार से कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार भी साथ छोड़ देता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक संपर्क में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है जब बालक मानसिक रूप से कमजोर होता है। ठीक है। और इसमें संचार में चुनौती आती है, यानी कि अपनी बात को ठीक प्रकार से रख भी नहीं पाते। कुछ बालक देखे होंगे अपने कि वो बोल नहीं पाते, सही से सुन नहीं पाते हैं, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, हकला सकते हैं, स्टैमरिंग करते हैं। तो ऐसे बालक अपने जो विचार होते हैं यानी कि संचार में उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सभी जो असमर्थता है वो विकास से रिलेटेड है, यानी कि अगर विकास में असमर्थता है, विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें विकास असमर्थता के प्रकार में आ जाती है। फिर तीसरा है सीखने की अयोग्यता। सीखने की अयोग्यता का मतलब है कि डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। अब ये चीजें होती है कि जो चीजें शारीरिक रूप से वह व्यक्ति सही है, ठीक है, या फिर सही है, उसमें शारीरिक रूप से कोई विकलांगता नहीं है, वह बहुत हम कह सकते हैं वो चल ठीक पाता है, देख ठीक से पाता है, सुन ठीक से पाता है, शारीरिक विकलांगता नहीं है, न ही उसमें विकास बुरी तरीके से हुआ, यानी कि विकास भी सही तरीके से हुआ है। तो वह बालक विशेष आवश्यकता वाला कैसे हुआ? अब ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ठीक से पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में कमजोर होते हैं। अगर उन्हें पढ़ना सिखाया जाए तो उनमें कितना भी आप कोशिश करो, कितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लो, सरल से सरल विधि का उपयोग करो, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ ही नहीं पाते, उनके माइंड में बात बैठती ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने से रिलेटेड होते हैं, जो बुक खोल के बैठते लेकिन वो ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे जो ग्रसित होते हैं डिस्लेक्सिया से, यानी कि वे बालक जो ठीक से पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में असमर्थ होते हैं, रीडिंग नहीं कर पाते, शब्दों की पहचान नहीं कर पाते, मात्राओं का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता, यानी कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि कौन से वर्ड को कैसे पढ़ना है, ये वर्ड कौन सा है। तो जो पढ़ने से संबंधित विकार होता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्लेक्सिया। पढ़ने से संबंधित, यानी कि अगर पढ़ने से संबंधित कुछ भी बीमारी है, कोई विकार है, तो वो होता है डिस्लेक्सिया। फिर होता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया का मतलब है गणित से संबंधित विकार, यानी कि अक्षरों अंकों का ज्ञान नहीं हो पाता, अंकों की समझ नहीं हो पाती। तो ऐसे बालक डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित होते हैं। फिर होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि यह भी पठन से संबंधित एक विकार है, इसमें लिखने में दिक्कत आती है। कुछ बालक होते हैं पढ़ने से ग्रसित होते हैं, शब्दों की पहचान नहीं कर पाते, ठीक है, आप उन्हें कितना भी बुक से पढ़ाओ या फिर बोर्ड से पढ़ाओ या फिर कह सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाओ या फिर कितने भी जो TLM का उपयोग करके पढ़ा लो, लेकिन इन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आएगी आएगी। तो ऐसे बच्चे होते हैं डिस्लेक्सिया से ग्रसित होते हैं। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित विकार है। और जो डिस्ग्राफिया होता है, इस डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित विकार, यानी कि लिखने में दिक्कत आती है। वो बोल ठीक से पाते हैं लेकिन लिखने में वो 2 की जगह 4 लिख देते हैं, 3 की जगह 6 लिख देते हैं, 6 की जगह 9 लिख देते हैं, यानी कि लिखने से संबंधित जो विकार है वो डिस्ग्राफिया आता है। जो सामान्य बुद्धि के बावजूद उनके पढ़ने में, लिखने में, गणित और जितने भी अन्य शैक्षणिक कौशल होते हैं उसमें कठिनाई आती है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड पढ़ नहीं पाते, दिमाग में याद नहीं रहता है, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो ये सारे जो विकार हैं, ये सारी गतिविधियां सीखने की अयोग्यता होती है, यानी कि सीखने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। चौथा है व्यवहारिक और भावनात्मक। व्यवहारिक और भावनात्मक, जैसे ऐसे जो बच्चे होते हैं ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ADHD, यानी कि हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है ज्यादा देर तक एक जगह पे टिक नहीं पाते, कुछ भी पढ़ा याद नहीं रहेगा, उन्हें ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, यानी कि कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते। क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं कि उनका ध्यान हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है, यानी कि कहीं और चला जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। फिर विपक्षी उद्गम विकार ODD,
बी और चिंता का विकार, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी से ग्रसित होते हैं, यानी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपना व्यवहार दूसरों के साथ ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, अपने संवेगों पे उनका कंट्रोल नहीं है, और हम कह सकते हैं व्यवहार ठीक नहीं है, तो ऐसा विकार व्यवहारिक विकार होगा, जिसमें व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम्स आती है, भावनाओं को नियंत्रित करने में प्रॉब्लम आती है, अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे बच्चे व्यवहारिक रूप से ग्रसित होते हैं। ये भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इन्हें भी आवश्यकता की जरूरत होती है। फिर संवेदी हानियां। संवेदी हानियां का मतलब है दृष्टि हानि, श्रवण हानि। संवेग यानी कि जो हमारे शरीर के संवेगों से ग्रसित है, सुनना, सुन नहीं पाना, देख नहीं पाना, बोल नहीं पाना, यानी कि दृष्टि हानि हो सकती है, देखने में हानि, सुनने में हानि। देखने या फिर सुनने में अगर कठिनाई है, जिससे उनके संचार में दिक्कत आएगी और सीखने की क्षमता भी प्रभावित होगी, यानी कि अगर कोई बालक देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता है, तो वो ठीक प्रकार से बातचीत नहीं कर पाएगा, अपने जो विचार है वो नहीं रख पाएगा, और साथ ही साथ सीखने में भी असमर्थ होगा, उसके सीखने की गतिविधि प्रभावित होगी। फिर हम लोग कह सकते हैं दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियां। इसका मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक है, जिसमें हम लोग ले सकते हैं अस्थमा, डायबिटीज और मिर्गी की बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारियां जो हम कह सकते हैं पूरे जीवन भर चलती है या फिर कुछ लंबे पीरियड तक चलती है, जैसे अस्थमा की बीमारी हो गई आजीवन चलती है, डायबिटीज हो गई जेनेटिक होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम तक रह रही है, तो उससे भी हमारे सीखने की स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे चिकित्सा चल रही है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दैनिक गतिविधि होती है और स्कूल में उपस्थिति पर संभावित प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होगी, डेली स्कूल नहीं जा पाएंगे, बीमार रहेंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, तो उनकी सीखने की गतिविधि प्रभावित हो जाती है। और इससे हम कह सकते हैं कि ये सारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। आगे देखते हैं इनका शीघ्र निदान और हस्तक्षेप का महत्व, यानी कि जो भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार पर है, अगर ऐसे बच्चे हमें आसपास दिखाई दे, हम पहचान कर लेंगे। पहचान करने के बाद हम लोग क्या करें कि जिससे उनका जल्दी से जल्दी उनको ठीक किया जाए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है उन्नत विकासात्मक परीक्षण। अब उन्नत विकासात्मक परीक्षण में हम लोग देखते हैं कि ऐसे बच्चों की शीघ्र पहचान करनी और उनका हस्तक्षेप करके, यानी कि उनकी जल्दी से जल्दी पहचान करके उनको हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो विकास की गति है उसको प्रभावित करें, यानी कि उनके विकास की गति को जल्दी से जल्दी बदला जाए, जिसमें हम लोग प्रारंभिक समर्थन विकास संबंधी देरी को संबोधित करता है और विकास की सभी महत्वपूर्ण अवधि के दौरान कौशल अधिग्रहण को बढ़ावा दे सकता है। यानी कि अगर हम उस व्यक्ति की जल्दी से जल्दी पहचान करेंगे, उस बालक का परीक्षण करेंगे कि कौन सा बालक इस आवश्यकता से ग्रसित है, कौन सी कैटेगरी की उसमें कमी है, उसमें कौन सी अक्षमता है, कौन सा विकार है, अगर इसका पता लगाएंगे पहले से, तो हम जल्दी से जल्दी उनके विकास को बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा है बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि, अनुरूप शैक्षणिक योग्यताएं हस्तक्षेप करके जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शैक्षणिक रूप से सफल होने में मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे, ठीक है, पहचान करने के बाद उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि वैसे भी बालक जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि पढ़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, गणित से संबंधित विकार है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, पाठ को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी सारी गतिविधि है तो हम शैक्षणिक रूप से उन्हें सफल बना सकते हैं, यानी कि उन्हें शैक्षणिक रूप से भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं और अलग टीचिंग मेथड का उपयोग कर सकते हैं, और भी जो सहायक उपकरण होते हैं, जो TLM वगैरह है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, उस बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। फिर तीसरा है बेहतर सामाजिक और भावनात्मक विकास, यानी कि समाज के साथ व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, उसको भी उसके कौशल को विकसित कर सकते हैं। जो शुरुआती हस्तक्षेप करने से बच्चों का जो सामाजिक और भावनात्मक कौशल है उसको विकसित करने में मदद मिलेगी, और जिससे साथियों, उसके साथी और वयस्कों के साथ उनकी बातचीत में सुधार हो सकता है। यानी कि ऐसे सभी बच्चे जो ठीक से बात नहीं कर पाते, उन्हें सोशल फोबिया हो सकता है, बातचीत नहीं कर पाते, अपने विचार नहीं रख पाते, तो ऐसे जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों का इसमें हस्तक्षेप करके उनका पहले से पहचान करके निदान करेंगे, और उसके साथ साथ जिससे उनके साथी के साथ वो अपने विचार रख पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। व्यवहारिक और जो भावनात्मक चुनौतियां होती है, इससे बेहतर भावनात्मक विनियमन और आत्मसम्मान बढ़ेगा। यानी कि जब कोई बालक अपने विचार रख पाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा और वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगा। फिर है बढ़ी हुई स्वतंत्रता। प्रारंभिक चिकित्सा, यानी कि प्रारंभिक जो ट्रीटमेंट दे रहे, प्रारंभिक ट्रीटमेंट के द्वारा
और सहायता बच्चों को दैनिक जीवन के लिए यानी कि उनके डेली लाइफ के लिए अत्यधिक आवश्यक कौशल प्रदान करती है। ठीक है, और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद करती है। यानी कि जब शारीरिक रूप से कोई बालक विकलांग है या फिर मानसिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, अगर जितने भी विकार के प्रकार हम लोगों ने पढ़े, अगर इनमें से कोई भी विकार एक बालक के अंदर है तो वो अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा, यानी कि वो परतंत्र हो गया, दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया। तो इसको दूर करने के लिए, दूसरों पर डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बालक को स्वतंत्र बनाएंगे, यानी कि वो अपने खुद के काम स्वयं कर सके। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी जल्दी से जल्द पहचान करनी है और उसमें कौन सा विकार है, शरीर का विकार है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, पढ़ने से संबंधित विकार है तो नई शैक्षणिक विधि का उपयोग करे, नई मेथड का उपयोग करें जिससे वो बालक जल्दी सीख पाए, समझ पाए। तो ऐसा अगर हम जितना जल्दी करेंगे तो वह जो बालक है जल्दी से जल्दी अपने इस विकार को दूर कर पाएगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी कि वो स्वतंत्र हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगी। फिर सहायक प्रौद्योगिकी अनुकूल रणनीतियां बनाने से बच्चे विभिन्न जो गतिविधि होगी उनको अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनेंगे, यानी कि वो जितना जल्दी ज्यादा फ्री होंगे, जितना जल्दी डिपेंडेंट होना बंद कर देंगे तो उतना जल्दी वो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें पार्ट ले पाएंगे। फिर है पारिवारिक समर्थन, यानी कि अगर कोई बालक विशेष आवश्यकता वाला है, वो किसी भी प्रकार से ग्रसित है, तो सबसे ज्यादा उसे जरूरत होती है अपने परिवार की, परिवार के समर्थन की, परिवार उसको गाइड करे, उसको समझे, उसकी मदद करे। इसलिए पारिवारिक समर्थन भी आवश्यक होता है। शीघ्र निदान परिवारों को अपने बच्चे को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन प्रदान करता है, यानी कि अगर कोई बालक विशेष आवश्यकता वाला है, उसे स्पेशल नीड की जरूरत है, डिसएबिलिटी है उसमें, तो ऐसे बालक को सबसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार के समर्थन की। सहायता समूह, परामर्श और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच परिवार को अपने बच्चे की जरूरतों के लिए वकालत करने के लिए सशक्त बना सकती है, यानी कि वह बालक कितना जल्दी ठीक होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका जो परिवार है वो उसकी जरूरतों को कितना जल्दी पूरा कर रहे उस पर। फिर है प्रभावी लागत, जो शुरुआती हस्तक्षेप से जीवन में बाद में अधिक गहन और महंगी सेवाओं की आवश्यकता कम हो सकती है। सक्रिय समर्थन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे माध्यमिक मुद्दों को विकसित होने में मदद करता है, यानी कि अगर हम पहले से उनका निदान कर लेंगे कि कोई बालक विशेष आवश्यकता वाला है, जब बालक का जन्म हुआ है, जन्म के शुरुआती समय में अगर हम पहचान कर लेंगे कि इस बालक में ये एबिलिटी है, ये डिसएबिलिटी है, उसको इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, अगर हम शुरुआत में उसको ठीक कर देंगे तो ऐसा करने से जो बेहद ज़्यादा मेहनत लगेगी या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा उसको कम कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी महंगी सेवाएं लगेगी या फिर जितनी भी महंगी आवश्यकता होगी उसको कम किया जा सकता है। लेकिन कब, जब हम उनका शीघ्र निदान करेंगे और उपचार करेंगे, यानी कि आगे आने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनको स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, परिवार के समर्थन की ज़रूरत होती है, भले वो बच्चा स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर घर पे हो, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको समर्थन की आवश्यकता रहती है। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था स्पेशल चाइल्ड ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने जो अलग अलग टाइप थे बच्चों के वो पढ़े और उनको किस प्रकार उनका निदान किया जा सकता है और उपचार करके जो प्रभावी लागत है उसको कम कर सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।